करीब आते हुए, अवाम में मोटिवेशन बढ़ते हुए, अवाम की तादाद कम होते हुए, और लॉ चलता जा रहा है, चाहे दिल कर रहा है चाहे दिल नहीं कर रहा। ये दुनिया की हकीकत है, जो मर्जी हो दुनिया चलती रहती है। रिजल्ट वाले दिन भी आप देखिएगा दुनिया चल रही होगी, सब कुछ हो रहा होगा, ठीक है। तो आपकी दुनिया क्यों रुक जाएगी रिजल्ट वाले दिन? रिजल्ट अच्छा नहीं आना था, गुमान से ही रखें कि अच्छा आना है, तो उदास उस दिन हो जिस दिन आपके गुमान से हट के रिजल्ट आ जाए। लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और आप गुमान ही कर रहे हैं कि रिजल्ट अच्छा नहीं आना, तो फिर इंतजार किस बात का, जब पहले से पता है कि रिजल्ट अच्छा नहीं है। अब अगर 50-50 चांस है तो इसका मतलब है कि रिजल्ट आने पे आपको अपनी असेसमेंट हो जाएगी कि आप अपने बारे में गुमान अच्छा रखते हैं या नहीं। अगर आपने सोचा था कि 50-50 चांस है और पास हो गया, तो इसका मतलब है आप अगली दफ़ा थोड़ा ज़्यादा सोचा करें, आप अच्छा करके आए होते हैं। और अगर रिजल्ट ख़राब आए तो आप अगली दफ़ा इतना अच्छा गुमान मत कीजिएगा। आपका अगर चांस लग रहा हो तो आप अपने आप को फेल काउंट करके अपनी सारी प्लानिंग अगली दफ़ा की उस तरह से कर लिया करें। तो रिजल्ट तो कुछ सिखाता है। रिजल्ट आने से क्या फ़र्क पड़ता है? अटेम्प्ट कैसे बढ़ती है कम होता है? आप अगर आखिरी पेपर दे रहे हैं और पीछे से एक आध पेपर रह जाता है और इसके साथ जोड़ के दे दें, रहती 4 पेपर हो तो इसका मतलब आप पहले ही टार्जन बनने की कोशिश कर रहे थे। आईकेप तो कहता है 3-3 करके पेपर दो, तो आप तो ऑलरेडी जी टाइम बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो टाइम बचाने की जो आपकी गैर ज़रूरी कोशिश थी, आईकेप ने उसे रोकने की कोशिश की। और अगर आप 4 दे रहे थे और पीछे से एक मिल गया आपको पेपर, तो इसका मतलब है कि आपने आज तक टोटल जो पेपर पास किए वो 3 है। तो ये आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये 4 पेपरों वाला डिसीजन आपका बड़ा कमाल डिसीजन था? तो रिजल्ट आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखा जरूर देता है। तो अगर आप ओवर जज्बाती हो के ज़्यादा पेपर उठा के बैठे हैं और पीछे से आपका पेपर रह गया, ग्रुप ए का पेपर रह गया जो आसान पेपर्स होते हैं, तो ग्रुप बी के 4 पेपर शायद उठाना तो बेवकूफ़ी है। तो फिर आइडियली ग्रुप बी के 2 पेपर छोड़ के 2 इधर से पकड़ने चाहिए, पीछे से एक रुका हुआ पेपर पकड़ना चाहिए, उनको दे देना चाहिए। तो ये आईकेप ने अटेम्प्ट ज़ाया नहीं करवाई आपकी, आपको मौका मिल गया कि आप अपनी अटेम्प्ट को बेहतर प्लान करें। रादर कि आप 5 पेपर देते और रह जाते और अगली बार फिर से 5 देते और फिर सोचते कि नहीं अब 3-2 कर लेता हूँ और 1.5 साल बाद जाके क्लियर होता। आपको टाइम से पता लग गया कि आप ओवर हैवी टारगेट सेट करके बैठे हुए थे। तो रिजल्ट जेन्युइनली आपको हमेशा फीडबैक देता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अभी आपके जिम्मे है कि आप उस पॉजिटिव फीडबैक को किस तरह से लेके चलते हैं और नेगेटिव फीडबैक को किस तरह से लेके चलते हैं। तो रिजल्ट का इंतज़ार कैसा? आप कहेंगे सर ये तो आप कह रहे हैं ना, हमसे पूछें जिसका रिजल्ट आना होता है। चलो मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन मेरी क्वालिफिकेशन का रिजल्ट आया, मैं खुद एक बैंक में पैसे जमा करा रहा था। मुझे एक कुलीग ने कॉल करके कहा यार मुबारक हो। मैंने कहा किस बात की? कहता रिजल्ट था। मैंने कहा अच्छा, ओ हाँ, उन्होंने कहा था कि आज रिजल्ट आएगा। उस वक्त भी ऐसे था कि ईद अगले दिन थी, तो अचानक से उन्होंने एक दिन पहले रिजल्ट दे दिया। तो मुझे वो फ़ोन पे उसने बताया कि भाई तुमने वेबसाइट ही नहीं देखी, रिजल्ट आया हुआ, तुम्हारा पेपर पास हो गया, मतलब वो एक पेपर था, तुम क्वालिफाई हो गए। तो क्योंकि उस पेपर ने पास होना या ना होना मेरी उस टेंशन से तो ताल्लुक ही कोई नहीं था। मैं टेंशन लेता रहता पूरी रात भर नींद नहीं आती, तो भी रिजल्ट वही आना था। और रात सुकून से सो गया, अगले दिन अपने काम कर रहा था और अचानक से अच्छी खबर मिल गई, खुशी हो गई। बुरी खबर मिलती तो चलो ठीक है, मैं पहले कौन सा बड़ा एक्साइटेड था। 10वीं अटेम्प्ट में पास हुआ था वो पेपर, 10वीं अटेम्प्ट, ठीक है। BFD पेपर का मसला नहीं था, मेरा मसला था। मैं असल में अपने आर्टिकल्स में ही अपना टीचिंग कैरियर शुरू कर चुका था। जब मेरे आर्टिकल्स ख़त्म हुए तो मेरे 20 पेपर पास हुए थे। टोटल 21 पेपर CA में से ना, उसमें से 20 पास हुए थे। एक पेपर मेरा रहता था फाइनल का। फिर अगले 5 साल चलता रहा, क्योंकि वो कैरियर अपना शुरू कर दिया था, तो वो बस जाके वो वाला पेपर दे देता था। वो पेपर मैंने कभी पढ़ाना भी नहीं था, तो साथ साथ पढ़ाता रहता था। और बीच में जब अटेम्प्ट करीब आती थी तो कॉलेज वाले कहते थे भाईजान आपने तो अपना पेपर भी देना है। वो फिर मुझे धक्के से 3-4 छुट्टियां देते थे कि भाई घर बैठ के तैयारी करो। मुझे छुट्टियां मिलती थी, मैं पहाड़ों पे घूमने फिरने निकल जाता था, दोस्तों के साथ सिनेमा वगैरह चला जाता था। कहते छुट्टियां मिली हैं, मतलब इससे बाद टाइम मिला है। तो वो उस पेपर को कभी सीरियस होकर दिया नहीं, क्योंकि उसका ताल्लुक
सिर्फ ये था कि मेरे नाम के साथ ACA लिखा जाए, उसकी मुझे कोई जल्दी थी नहीं, मैं ऑलरेडी बहुत तेज जा रहा था, मतलब 22.5 पौने 23 साल के आसपास की एज होगी, तो उस वक्त तक मेरे 20 पेपर पास हो गए। तो मैंने कहा इतनी जल्दी क्वालिफाई करके मैंने क्या, मतलब एवं नज़र लग जाएगी किसी की, ठीक है। क्या शादी, क्या शादी का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा शादी तो 25-26 में होनी है, ठीक है, क्योंकि शादी तो बड़ा आगे जाके होनी है। तो बहरहाल मैंने उस पेपर को कुछ ज़्यादा ही लाइट लिया, क्योंकि वो एक ही पेपर था और 47, 42, 45 इस रेंज में फेल हो रहा था। तो मैंने कहा इसने कभी ना कभी खुद ही निकलना है। तो वो फिर एक अटैम्प्ट ऐसी आई, मुझे अमजद भट्टी साहब जो हैं उस टाइम पे, वो जो है वो मेरे सामने बैठ के एक मतलब ज़िंदगी के असर और रमूज़ बताते हुए ना, उन्होंने मुझे कहा आब्दी शादी कर ले, पेपर निकल जाएगा। मैंने कहा जी मुझे पेपर की टेंशन ही नहीं है, आप ये नई टेंशन क्यों मुझे देना चाह रहे हैं, एक टेंशन है ही नहीं, आप उस टेंशन को ख़त्म करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं ये मैं बता रहा हूँ, तो इधर शादी करेगा इधर पेपर निकल जाएगा। मैंने कहा अच्छा चलें फ़र्ज़ करें मैं शादी करूँ पेपर ना निकले, तो मैं तो फंस गया ना, मैं तो दोनों तरफ से रुल गया कि इधर से पेपर भी नहीं निकल रहा, उधर से शादी भी मेरे ज़िम्मे पड़ गई। तो उन्होंने बड़े यकीन से कहा, उन्होंने कहा शादी कर ले पेपर निकल जाने, मैं बता रहा हूँ। अच्छा मेरा इरादा कोई नहीं था, इत्तफाकन हालात ऐसे बने, ज़ाहिर आपको पता है जो घरेलू बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, उनके वालिदैन उनका रिश्ता ढूंढते हैं। तो वालिदैन ने कहा कि जी हमने आपके लिए फ़लाना की दुख्तर नेक अख्तर जो है उसको चूज़ किया है। मैंने कहा जी जो आपको सही लग रहा है आप कर दें, घर वालों की मर्ज़ी तो बड़ी ज़िंदगी आसान होती है, वो फिर उन करते हैं, वरना तो आप ही को ताने देते रहेंगे तेरी पसंद से आई थी। मैं कहा ठीक है आपको सही लग रहा है तो शादी कर दें। खैर शादी हुई, अगली अटैम्प्ट में पेपर बहुत ही गंदा हुआ, पास हो गया। तो होता है कुछ, ये इस तरह की बरकतें भी होती हैं, लेकिन ये एक आध पेपर रहता हो ना तो फिर इस तरह का तजर्बा करना चाहिए। पता लगे आप कहें, मेरी रिकॉर्डिंग चलाते हैं कि आब्दी साहब ने कहा था कि उनको एक और सीनियर इंसान ने कहा था कि जब शादी करने से पेपर पास हो जाता है, वो एक आध पेपर भी अप्लाई होता है, और वो भी CA फाइनल का एक आध पेपर। पता लगे आप कहेंगे मेरा कैफ का पेपर रहता है तो मंगनी से निकल जाएगा, तो ये टोटके। तो खैर कहने का मतलब ये है कि फेलियर लाइफ में आते हैं, और वही बात है कि भाई आप सोचें उस बंदे के लिए जो कि बड़ा फास्ट CA करता जा रहा हो, फर्गूसन से आर्टिकल्स हो, बड़ा ब्रांडेड सा कैरियर चल रहा हो, तो उसको कितनी जल्दी होगी CA करने की कि ठीक है जल्दी जल्दी CA हो, लेकिन उससे होना क्या था? नहीं, असल में 21 साल की एज में भी हमारे यहीं पे एक वो आगे पढ़ाती थी टीचर, हुरिया शायद नाम था, उन्होंने 21 साल में क्वालिफाई किया। उनके फादर जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो उन्होंने पहले से ही उसका O लेवल फास्ट ट्रैक से करवाया, जल्दी से कुछ टाइम बचा के उसको फास्ट रूट से डाल डूल के पूरी प्लानिंग उसको बड़े कम टाइम में उसको कंप्लीट करवा दिया। वो बेचारी चली नहीं, हमारे यहाँ ऑडिट पढ़ाने आई थी, उसकी क्लास में जो फीमेल्स थी उन्होंने एहतजाज कर दिया, उन्हें कहा ये क्या बात है, टीचर हमसे छोटी है, ठीक है, मतलब हम क्यों पढ़े, ये तो हमारी बेइज्जती करने वाली बात है। वो बेचारी 21 साल की थी, बड़ी बड़ी टैलेंटेड बंदी, और ऑडिट की क्लास में ख़वातीन उठ के बाहर चली गई, वॉकआउट कर गई, और उन्होंने जाके वो फ्रंट ऑफिस से कहा कि जी हमें इधर से हटाएं, किसी और बंदे की क्लास में डालें, ये तो हमने नहीं इधर से पढ़ना, इतनी जल्दी कौन करता है CA, ये तो बदतमीजी है। तो वो ऑफेंडेड फील कर रही थी कि इसके तौर पे कि जब उनकी एज पता लगी तो क्लास में वो एक दो ख़वातीन थी जिनकी एज उन खातून से ज़्यादा थी, तो उनको हुआ कि ये हमारे जो है ना वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे जज्बात मजरू किए जा रहे हैं। जी नहीं, असल में वो बेचारी चल ही नहीं सकी, ऊपर से ना वो मतलब एक बंदा रिकॉर्ड होल्डर होता है ना, तो बजाय इसकी कि अप्रिशिएट, तो हर जगह बेचारी डिस्करेज ही हुई। ICAP में एक सेशन होता था एक ज़माने में, वो क्या करते थे टीचर्स को बुलाते थे अलग अलग कॉलेजेस के डिफरेंट, और बच्चे सामने बैठे होते थे, बच्चों के सवाल होते थे, टीचर्स उनको गाइड करते थे, टाइम कैसे प्लान करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें। ICAP ने उन्हें भी बुलाया हुआ था, मैं, सलाउद्दीन साहब, अदनान रशीद साहब और हुरिया, ये 4 बंदे सामने स्टेज पे बैठे हुए, और पूछने वाला सवाल पूछ रहा, ये CA में कितनी देर पढ़ना चाहिए डेली। अब सलाउद्दीन साहब ने कहा कि जी मेरे ख्याल में 3-1 घंटे औसतन पढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए, फलाना फलाना। अदनान रशीद साहब ने सेकंड किया, उन्होंने कहा बिल्कुल इन्होंने सही कहा, इसी तरह से बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, डेली बेस पे उतना जितनी आपकी कैपेसिटी उस तरह से पढ़े। मेरी बारी आई, मैंने भी मिलते जुलते कमेंट्स किए कि मतलब यही है, इसी तरह से बारी आई उसकी। उसने कहा सुबह अगर आप 4 बजे उठें तो 4 से लेकर 9 बजे तक तो बहुत टाइम होता है, आप उसमें पढ़ें, फिर उसके बाद अपना जॉब वगैरह या जो भी आपकी रूटीन वगैरह वो करें, उसके बाद बीच में इस तरह से टाइम मिले खाने की, जब ब्रेक मिले 1 घंटे की, तो उसमें 10 मिनट में खाना खा लें और बाकी 50 मिनट में पढ़ लें।
फिर उसके बाद शाम में भी थोड़ा सा पढ़ लें, कुछ शाम की चाय में डुबो के भी कुछ पढ़ लें, और रात सोने से पहले भी पढ़ लें, और सोने के बाद भी कुछ पढ़ लें। तो उसने कोई ऐसा फ्रेमवर्क बताया जिसमें कोई 12-13 घंटे पढ़ाई थी। अब बच्चों ने कहा हाँ वाकई देखो इतना पढ़ने से होता है। तो वो माइक वो करके ना, उन्होंने कहा हाँ भाई अगला सवाल, दानिशी साहब ने कहा 1 मिनट माइक दे मुझे। माइक आया, उन्होंने कहा इसकी किसी ने नहीं सुननी ये एक्सेप्शनल है, ये पागल है। मतलब स्टेज पे उन्होंने कहा कि ये तो जुनूनी औरत है, इसने तो मतलब ये एक्सेप्शनल है। आपने, हम जो बात कर रहे हैं वो 80 to 90% कॉमन लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट को अगर आप उठा के फॉलो करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरे वो पेपर डिले होने से एक फ़ायदा ये हुआ कि अब मेरे लिए आसान है कि अगर मैं स्टूडेंट से कहूँ कि मैंने 10 साल में सीए किया है, तो वो कहेगा हाँ ये तो अपने जैसा ही बंदा लग रहा है, इसकी बात सुन लेते हैं। अगर मैं बताऊँ कि मैंने 4.5-5 साल में सीए कंप्लीट कर लिया, तो वो तो खा जाएंगे, वो कहेंगे ये तो बदतमीज़ आदमी है, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो नाइंसाफ़ी है। तो मुझे अल्लाह की तरफ से एक बड़ा एज मिल गया वो पेपर देर से पास होने से। एक तो ये है कि अपने बारे में बहुत अच्छा गुमान नहीं हुआ, खामखा जल्दी क्वालिफाई कर लेता, और फिर सारे मुझे कहते हैं कि दो टीचिंग में क्यों हो, तुम इतनी अर्ली एज में क्वालिफाई करके हो, बाहर निकल जाओ, फर्गूसन से आर्टिकल्स हैं, ये कर लो वो कर लो। तो वो पेपर रोका होने की वजह से मैं अपनी पसंद के कैरियर को लेके चलता रहा। तो कहीं ना कहीं अपना दिल भी इसमें था कि चलो ये रोका ही रहे, निकले तो अपनी पसंद से निकले, मैं इसमें किसी गुनाह में शामिल ना हूँ। असल में सीए में आने से पहले ही टीचिंग का था। मैं 5वीं क्लास से ट्यूशन्स पढ़ा रहा हूँ। नहीं, सीए क्वालिफाई करने के बाद तो वो चेंज करे ना जिसने पहले से इरादा ना बनाया हुआ हो। जो सीए में इस इरादे से आया हो कि मैंने पढ़ाने के लिए सीए करना है, तो पहले दिन से अपना इरादा पक्का रखा था। और एक चीज़ जो मुझे पता था कि ये चीज़ मैं जो बहुत अच्छी कर सकता हूँ वो टीचिंग था, तो मैं उस पॉइंट से चिपका रहा। उस वक्त टीचिंग वो नहीं था, एक सेक्टर नहीं था, एक कमर्शियल सेक्टर नहीं था। टीचिंग सिर्फ वो लोग करते थे जो जुनूनी होते थे, जिनको होता था कि हमने लोगों की ज़िंदगियां संवारनी है, क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छी जॉब्स मिलती थी और टीचिंग में अच्छे पैसे नहीं मिलते थे। तो आर्टिकल्स के बाद भी मैंने सोचा कि अगर मुझे महीने का 35,000 मिल जाया करे जितने मेरे खर्चे हैं तो ठीक है। तो उस वक्त मुझे लाख रुपये की जॉब की ऑफर थी, लेकिन मेरा था कि अगर मुझे टीचिंग में मेहनत करके 35,000 पर मंथ टाइप की चीज़ मिल जाए तो इसका मतलब मुझे ये काम कर लेना चाहिए। मिला भी तकरीबन होता नहीं ठीक है, ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई लाखों रुपए की बरसात हो गई हो। तो अपने शौक से लगा रहा। तो आज भी ना पढ़ाते हुए कोई थकन होती है, और मैं अपने उन लोगों को, दोस्तों को देखता हूँ जो जॉब कर रहे हैं, हर दिन एक मौत से गुजर रहे होते हैं। हर दिन घर आके जब लेटते हैं तो दिल करता है कि अगले दिन अल्लाह करे दिन ही ना शुरू हो, जाना ही ना पड़े। टीचिंग मैंने प्राइवेट ट्यूशन से की थी, फिर आर्टिकल्स में पढ़ाता था, फिर फर्गूसन में ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते उनको पढ़ाता था, फिर किताबें लिखी थी। मेरी अभी कॉर्पोरेट लॉ और बीएम्स फाइनल के पेपर है, वो मेरे पेपर आने से पहले मेरी किताब में सीनियर और उनके सीनियर यूज़ कर चुके थे। तो शुरू से शौक ही ये था। तो अपने पेपर की तैयारी नहीं की, लेकिन पेपर के लिए लोगों को नोट्स बना के दिए कि हाँ भाई ये नोट्स हैं, ये तैयार करें। लोगों ने रट्टे मार के पेपर पास कर लिया जी। हाँ, अब अगेन अब होता क्या है, जब आप एक एम के पीछे पड़े रहते हैं ना, चाहे वो नॉन कमर्शियल भी है, दुनिया इतनी बिजनेस माइंडेड है कि आपको अगर एक चीज़ करनी आती है तो वो ऑटोमेटिकली आपको बुला के कहेंगे यार आप अपनी पसंद का काम करो, हम आपको पैसे देंगे। स्कैन को पता है कि बंदे को जुनून है पढ़ाने का, तो वो आगे कहते हैं सर जी आपकी पसंद के टाइम पे, आपकी पसंद की जगह पे आप बस आप आएँ, आप पढ़ाएं और चले जाएं, आपको मुनासिब पैसे दे दिया करेंगे। तो मुझे अपना शौक पूरा करने का ऊपर से स्टाइपेंड मिल रहा हो, ये मुझे पैसे नहीं भी दे रहे होते तो मेरे अंदर दिल तो ये था कि मैं दिन में कुछ घंटे पढ़ाऊं। तो मैं अपना शौक पूरा कर रहा हूँ, ऊपर से ये अच्छे खासे पैसे भी दे देते। उतने नहीं होते जितने बच्चों के जहन में होते हैं। बच्चों ने तो पूरे क्लास के बच्चों की कैलकुलेशन करके बनाया हुआ होता है। स्कैन में सैलरी वाला सिस्टम है, यहाँ पे वो परसेंटेज वाला चक्कर नहीं होता। वो जहाँ होता है वहाँ पे लोग ज़रा फिर बदनाम भी ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ किसी टीचर के साथ परसेंटेज का सिस्टम नहीं है, सैलरी का सिस्टम है। हाँ, इनकी कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जैसे पोस्ट रिजल्ट की कोई क्लास हो गई, या कोई ख़ास एक स्पेशल उन्होंने कोई वेंचर नया शुरू किया और उसमें एक टीचर पढ़ाए और वो ऑलरेडी 4 से ज़्यादा क्लासें पढ़ा रहा हो, तो उसको ओवर एंड अबव एक एक्स्ट्रा टाइम के तौर पे कि ठीक है तुम अपनी नॉर्मल जॉब कैपेसिटी से निकल के आउट ऑफ द वे काम कर रहे हो, तो उसको कुछ परसेंटेज रख लेते हैं। अदरवाइज यहाँ सैलरी है। और अगेन लोग चाहते हैं आज के दौर में कि परसेंटेज मिले, यानी अगर मुझे अपनी क्लासेस की परसेंटेज मिले तो शायद मैं अपनी सैलरी से कुछ 6 गुना ऊपर चला जाऊँ। लेकिन क्या करना है, मैं तो 35,000 पे भी खुश था, तो मैं आज इतने पे भी खुश हूँ। हाँ, लेकिन ये कि उसके बाद फिर हमारी सुन लेते हैं। अगर मैं इनसे कहूँ नहीं फ़ीस ज़्यादा लेनी है और मैं भी परसेंटेज ले रहा हूँ, तो फिर मैं कल को इन्हें कहूँगा जी ये बच्चा है मैं इसे जानता हूँ, इसको फाइनेंशियल मसला ऐसे डिस्काउंट दे, तो ये उसे डिस्काउंट नहीं देंगे, कहेंगे लो आप हमारे साथ कमर्शियल है, हम भी कमर्शियल।
तो जब हम इनके साथ कमर्शियल नहीं होते तो ये बच्चों के साथ ज़रूर से ज़्यादा कमर्शियल नहीं होते और हमारी बात सुन लेते हैं। मेरी, जवाद साहब की, हम लोगों की बातें अब ये स्कैन वाले सुन लेते हैं इस हवाले से कि बच्चों को बेनिफिट जाए, क्योंकि हम दोनों ने बड़े सस्ते पड़ते हैं। दो शरीफ आदमी ने मिले हुए हैं, यशी लगी हुई है इनकी। आर्टिकल्स के दरमियान में पेपर देते थे और मतलब वही बात है कि उसमें अलग अलग वो होता था। लॉ का पेपर रुका था मेरा, वो उस वक्त मॉड्यूल्स का सिस्टम होता था। मॉड्यूल बड़े जालिम होते थे, पूरा मॉड्यूल इकट्ठे पास करो या कम से कम पेपर पास करो और एक आध में रेफर आए। रेफर का मतलब होता था तकरीबन 50 से 60 नंबर के दरमियान। अगर आपके 3-4 पेपर दिए, चारों पेपर एक तो इकट्ठे देने हैं बगैर छुट्टी के देने हैं, चारों में कम से कम पास करना है। फिर उसके बाद चारों में एक खास लेवल से ऊपर जाएंगे तो पेपर में आपको परमानेंट क्रेडिट मिलेगा। तो अगर मेरे 3 पेपरों में 62 नंबर हैं और चौथे में 28 नंबर हैं तो मेरे चारों फेल। तो वही बात है ना, आप लोग जब ये कहते हैं ना जुल्म है 3 पेपर देने वाली बात और फलाना, तो हम लोग कहीं हंस रहे होते हैं कि यार ये कौन लोग हैं। वो 4 दिन में पेपर होते थे, 1 2 3 4 ठक, मंडे को शुरू हुए, थर्सडे को फारिग। और अगर मॉड्यूल ई और एफ के शाम में होते थे, ई के सुबह में, तो अगर आप कंबाइन करके दे रहे हैं तो एक सुबह एक शाम एक अगले दिन सुबह। जब आपने आर्टिकलशिप की तो तब भी रेफरेंस का कल्चर था? रेफरेंस का कल्चर हर ज़माने में रहा है और हर ज़माने में मेरिट का कल्चर भी रहा है। तो हर ज़माने में जो कम अटेम्प्ट्स में जा रहा होता है, जो एफर्ट कर रहा होता है और नंबर 2 वो अच्छा प्रेजेंट कर जाता है अपने आप को इंटरव्यू में, टेस्ट में, उसके चांसेस हमेशा रहते हैं। मतलब पिछले सेशन में कम से कम 50 बच्चे कोट कर सकता हूँ जो बगैर रेफरेंस के हुए हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। क्योंकि कैफ के बाद बहुत सारे बच्चे पर्सनली हमारे साथ राब्ते में होते हैं। स्कैन के इतने सारे बच्चे उठ के KPMG में बगैर रेफरेंस के गए हैं। हमारे यहाँ 3-4 TAs थे, सारे उठ के KPMG में गए बगैर रेफरेंस के। एक आध का बीच में रेफरेंस था, लेकिन पता नहीं रेफरेंस इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि जब इनको बंदे चाहिए होते हैं तो फिर बगैर रेफरेंस के भी काम चल जाता है। तो रेफरेंस और नॉन रेफरेंस का कल्चर हर ज़माने से है। लेकिन हर ज़माने में एक बात तय है कि जो मेहनत करके कम अटेम्प्ट्स में ऊपर जा रहा है और नंबर 2 वो प्रेजेंटेबल भी है। जैसे यहीं का एक बच्चा था, उसका मेरिट सर्टिफिकेट था एक सब्जेक्ट में, लेकिन वो जब इंटरव्यू देने गया तो उसने सर पर नमाज की टोपी पहनी हुई थी, टखने तक शलवार चढ़ी हुई थी। तो उसको देखते उन्हें लगा कि ये तो मजहबी इंतहा पसंद होगा या ये बहुत ज़्यादा मजहबी हसास होगा, तो ये हमारे कल्चर में नहीं चलेगा। उन्होंने नहीं रखा उसे। फर्स्ट अटेम्प्टर, मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर। तो अगेन सिर्फ अटेम्प्ट कम होना भी काउंट नहीं करता, आपकी प्रेजेंटेशन आप किस तरह से हैं और आप उनको कितने यूज़फुल लग रहे हैं, ये सारी चीज़ें मिलके। इन सारी चीज़ों पे अगर आपको बात करना या सुनना अच्छा लगता है तो जब आप आखिरी पेपर्स दे रहे होंगे कैफ के, तो जिस दिन आखिरी पेपर होगा कैफ का उस दिन शाम को ज़्यादातर हम तकरीबन हर सेशन एक कोशिश करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं और हम एक सेशन रखते हैं जिसमें हम फर्म से रिलेटेड सारी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि फर्म्स का क्या सिस्टम है, कैसी फर्म में अप्लाई करना चाहिए, फर्म बेहतर है, इंडस्ट्री बेहतर है। तो ये सारी डिस्कशन बड़ी थॉरोली हम कर रहे होते हैं। तो आपके लिए रेलिवेंट उस वक्त है, लेकिन अगर अभी भी आपका दिल कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट के इंतजार में आप कह रहे हैं यार थोड़ा सा टाइम ही गुजर जाए मेरा, तो आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हैं। आप मेरा नाम लिख के अगर YouTube पे सर्च करेंगे तो एक चैनल आ जाएगा CA मेंटोर्स के नाम से, ब्रैकेट में सर आतिफ आब्दी लिखा होगा, क्योंकि मैं CA मेंटोर लिखा तो बच्चे आतिफ आब्दी लिख के सर्च करते थे तो मिलता नहीं था। तो CA मेंटोर्स सर आतिफ आब्दी ऐसे लिखा हुआ होगा, उसको आप ओपन करें, उसमें प्ले लिस्टें बनी हुई होती हैं। तो वहाँ एक है गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेशन, पोर्शन बने हुए होते हैं। तो वहाँ आप जाएंगे तो एक प्ले लिस्ट होगी जिसका नाम होगा रोड मैप टूवर्ड्स फर्म इंडक्शन। उसको ओपन करें तो आपको इस दफ़ा जो हम लोगों ने किया है सितंबर में, आखिरी जिस दिन FR1 का पेपर था उस दिन शाम में यहाँ पे हम लोगों ने सेशन किया था, उसकी कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग टॉपिक बाय टॉपिक 2TV मिल जाएगी। अगर जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आप अगर अगले 2-3 दिन में टाइम गुजारना चाह रहे हैं तो आप जाके उसको सुन सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाएंगे और आपके व्यूज़ बढ़े तो मुझे पैसे आएंगे, मतलब वो नॉन मोनेटाइज चैनल है, उसमें वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा मशहूरियाँ आती हों और जो है उससे बहुत ज़्यादा जो है। तो ना मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन को बिल्कुल भी नहीं दबाना है, ठीक है। उस चैनल का मकसद है लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, और जो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर हम डाल दें। तो अभी मेरे ख्याल में शायद 12-13 हज़ार लोगों ने खुद ही से ही बस चलते फिरते सब्सक्राइब कर लिया। मुझे थोड़ा इनडिसेंट लगता है। लोग कहेंगे यार ये हर तरफ से ही अब कमाने के बारे में सोच रहे हैं, तो कम से कम कोई ऐसी जगह हो जहाँ बच्चा एक काम की बात सुनने गया, बीच में अचानक से अजीब से ऐड आ जाए। शुरू में एक टाइम पे मोनेटाइज हुआ क्योंकि उनका एक टाइम गुजरता है, उसके बाद वो आपको कहते हैं कि पार्टनरशिप प्रोग्राम में एंटर हो। वो एंटर ना हो तो वो आपको स्टिकर्स और वो नहीं लगाने देते वीडियोस के ऊपर। तो जब एंटर हुए तो पता लगा कि ऑटोमेटिकली सारी वीडियोस खुद ब खुद मोनेटाइज हुई हुई थी। हम सुकून से बैठे हुए, बच्चों ने बताया कि सर वो रिवीजन क्लास एक वीडियो देख रहे होते हैं 6 दफ़ा तो ऐड आता है।
फिर एक बच्चे की एक मेल भी आई, उसने कहा सर आपकी जो यूट्यूब है ना वो बड़े गंदे एड्स दिखा रहा है, उसमें ना आप कुछ सेटिंग चेंज करें, ऐड जो है ना थोड़ा बेहूदगी की तरफ ज़रा ज़्यादा माइल है। मैंने फिर उसको रिप्लाई किया, मैंने कहा ये जो गूगल है ना ये बड़े इंटेलिजेंट तरीके से काम करता है, ये हर मुल्क में हर यूज़र को जब वो यूट्यूब देख रहा होता है उसकी ज़ाती प्रेफरेंसेस के साथ लिंक करके उसे ऐड दिखा रहा होता है। तो आप अगर अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री क्लियर कर दें, अपनी कुकीज़ डिलीट कर दें, तो उम्मीद है कि आगे से आपको साफ एड्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ये YouTube का ये पैटर्न काम करता है। पाकिस्तान में होंगे तो पाकिस्तानी एड्स नज़र आएंगे आपको ज़्यादा, और वो कहीं ना कहीं आपके गूगल अकाउंट, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी हिस्ट्री उससे लिंक लेके। तो अगेन ये बड़ा मज़े का वाक़या हुआ, लेकिन उसके बाद मुझे हुआ कि ये ऑटोमेटिकली ऐड ओपन हो गई, ये अच्छा नहीं है, तो मुझे थोड़ा इनडिसेंट लगा। क्योंकि अगर उसमें ऐड लगा के कमाएंगे भी तो पूरे साल में मेरे ख्याल में कोई 10,000 की कमाई होगी। तो वही बात है कि या तो कमाई भी कोई 15-20 लाख रुपए हो रही हो ना, फिर बंदा कहता भी है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, बच्चे कहेंगे ऐड क्यों लगे, हम कहेंगे यार बस क्या करें, गुजारा नहीं होता, मशहूरियाँ दिखानी पड़ती हैं। तो इसलिए उसमें ऐड ओपन नहीं किए हुए, अल्लाह करे कि एंड तक यही मामला रहे। अगर कभी वो किसी कॉर्पोरेट यूट्यूब चैनल में शिफ्ट हुआ, कभी आगे जाके कोई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स का जो प्रोग्राम है उसमें अगर हुआ तो शायद बाद में ऐड हो जाए, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि वो बगैर ऐड के यूज़र को सुकून से पूरी वीडियो देखने का मौका मिले, बजाय इसके कि वो बेचारा ऐड का इंतज़ार करता रहे, फिर उसे क्लोज करे, फिर बिल्कुल ही गवाच जाए। 2 मिनट बाद तो बच्चा भूल जाता है कि बात क्या चल रही थी। तो उस चैनल पे आपको वो गाइडेंस की वीडियो मिलेंगी। आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ मेंटोरिंग सेशन, गाइडेंस सेशन, CFAP का गाइडेंस सेशन, तो जब आप उन दिनों में वेले बैठे हुए होंगे, जब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि रिजल्ट का इंतजार कैसे करें, तो आप यूट्यूब पे जाके ये वीडियोस देख लीजिएगा। और अगेन आपको ये कहने में कोई कमर्शियल बात भी नहीं है कि आपके देखने से व्यू बढ़ेंगे या उससे कोई मुझे कमर्शियल फ़ायदा होगा, तो वो वाला मामला भी नहीं। तो आप आराम से देखें और इन्जॉय करें, रिजल्ट का इंतज़ार करें। जो पेपर आपने दिए हुए हैं ना उसकी भी कोई प्ले लिस्ट में कुछ वीडियोज़ पड़ी हुई होंगी, मुख्तलिफ टीचर्स की मैंने मुख्तलिफ वीडियोज़ इकट्ठी करके वहाँ डाली हुई हैं। तो आप वो जो पेपर दिया हुआ है जिस पे आपको डाउट है, एम उसकी ज़रा क्लासें देखना शुरू कर दें, और कुछ नहीं तो रिजल्ट तक आपने 7-8 क्लासें देख ली होंगी बस। तो फिर जब इंशाल्लाह पास है तो क्यों घबराहट है जी? नहीं देखिए, बात ये है कि ICAP का ये सिस्टम तो अच्छा है, कभी किसी ने ICAP के सिस्टम पे बात नहीं की कि ICAP बेईमानी करता है, चालबाजी करता है। शायद बचपन में आपने कभी सुना हो कि पंखा चलाते हैं और कुछ पर्चे उड़ जाते हैं, जो उड़ जाते हैं वो उड़ जाते हैं, जो नहीं उड़ते। तो वो एक ज़माने में मिथ होती थी कि एक्स्ट्रा शीट लगाओ ताकि पेपर भारी हो, ताकि पंखा चलाएं तो पेपर उड़ ना जाए। तो इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, वो बहुत ही इंडिपेंडेंटली चेक करते हैं। इवन एग्जामिनर जो चेक कर रहा है, अगर उसका अपना बच्चा भी इम्तिहान दे रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो भी फेल हुआ वो होगा, और एग्जामिनर को पता भी नहीं होगा कि उसका स्क्रिप्ट चेक किसने किया, उसका पहला सवाल किसने चेक किया, तीसरा सवाल किसने चेक किया। असल में बात ये है कि एक एग्जामिनर नहीं ना चेक कर रहा, मल्टीपल एग्जामिनर्स हैं, मल्टीपल सवाल डिवाइड हुए हुए हैं। और अगेन अगर किसी का अपना ब्लड रिलेटिव एग्जामिनेशन के प्रोसेस में है तो फिर वो उस चेकिंग के प्रोसेस से निकाल दिया जाता है। जी अगर गंदी राइटिंग हो तो क्या होगा, मेरी राइटिंग देखिए, मेरी कागज़ पे भी तकरीबन ऐसी ही राइटिंग है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है उसमें। अगर समझ आ रही हो ना तो मैं पेपर में थोड़ी सी जमा के राइटिंग लिखता था, अल्फाज के दरमियान गैप रखता था, और जहाँ एक पैराग्राफ ख़त्म होता था मैं कोशिश करता था कि लाइन स्पेस दे दूँ ताकि प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिसेंट हो। तो गंदी राइटिंग को आप प्रेजेंटेशन डिसेंट करके थोड़ा सा उसको कवर कर सकते हैं, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते आहिस्ता आहिस्ता राइटिंग भी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी चेक करते हैं, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करते हैं जी। असल में ज़ाहिर है फीस उस पूरे प्रोसेस की है, इसमें सिर्फ आप इतना ही अंदाज़ा लगा लें कि एक शादी हॉल के अंदर अगर एक सीट उनसे 3-4 घंटे के लिए ली है जिसका AC वगैरह चल रहा है तो उसके भी तो कुछ चार्जेस होंगे, वो इसी में से अदा होने हैं। इस पेपर की चेकिंग भी होनी है, इस पेपर का रिव्यू भी होना है, फिर ओवरऑल एग्जामिनेशन में काम करना है, फिर पूरे पाकिस्तान में इनके अरेंजमेंट होने हैं, वो सारे खर्चे होने हैं, वो सारी प्रिंटिंग वगैरह वो सब उसी फीस में से निकलता है। ICAP नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है, इसका हरगिज़ इरादा आप लोगों को तंग करके आपसे पैसे कमाना नहीं है जी। चलें फिर आगे। डिविडेंड आप लोगों ने पढ़ा, हमने कोशिश करके टाइम इतना गुजार लिया कि हम थोड़ा सा इसे खींच सकें। डिविडेंड आप लोगों ने पढ़ा, आपको एक बात समझ आई कि डिविडेंड सिर्फ प्रॉफिट्स में से दिया जाएगा, क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। साल के प्रॉफिट्स, ओपनिंग प्रॉफिट नहीं। अगर ओपनिंग प्रॉफिट और साल में लॉस है डिविडेंड नहीं होगा।
ओपनिंग लॉस और साल में प्रॉफिट दे सकते हैं डिविडेंड, कोई मसला नहीं। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से दिया जाएगा। फिर ये सिर्फ रियलाइज प्रॉफिट से दिया जाएगा, वो अनरियलाइज प्रॉफिट जो डायरेक्टली क्रेडिट हो रहे होते हैं उनसे नहीं होगा। ये वो जो कंफर्म जेन्युइनली अर्न हुए आपके प्रॉफिट्स हैं उसमें से डिविडेंड दिया जाएगा। देन गेन ऑन सेल ऑफ एसेट होगी, अगर कैपिटल नेचर की कोई भी चीज है उसमें गेन ऑन सेल हुआ है तो उसे डिविडेंड नहीं दे सकते। मगर कौन दे सकता है? वो कंपनी जिसका बिजनेस ही उस तरह के एसेट्स की बाइंग एंड सेलिंग है, और वो कंपनी भी क्या करेगी? लॉसेस और प्रॉफिट्स को एडजस्ट करके। ठीक, फिर डिविडेंड कैश में भी हो सकता है और एक और तरीका भी है, इन काइंड हो सकता है। इन काइंड का मतलब है किसी और सूरत में, कोई और सूरत, वाहिद एक सूरत डिफाइंड है, आपके पास रखे हुए किसी और लिस्टेड कंपनी के शेयर। ये किसी और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग बोनस शेयर्स पढ़ के आए होते हैं और उसको गलतफहमी में डिविडेंड कह दिया करते हैं। लॉ उसको डिविडेंड नहीं मानता। तो अपने शेयर्स नहीं, किसी और कंपनी के खरीदे हुए शेयर जो कि लिस्टेड कंपनी हो, वो शेयर्स भी आप डिविडेंड के तौर पे बांट सकते हैं। फिर अगर आपने डिविडेंड कैश में देना है तो 3 तरीके हैं, चेक, वारंट, इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफर। चेक तो चेक होता है क्रॉस चेक, आप जानते हैं। वारंट चेक जैसी शक्ल की चीज़ है, मैंने आपको बताया था कि ये उन लोगों के लिए होता है जिनका बैंक अकाउंट नहीं होता, वो अपना एनआईसी वगैरह दिखा के, उस कागज़ को दिखा के फिजिकली आके पैसे कलेक्ट कर सकते हैं, कुछ लोकेशंस बता दी जाती हैं। और तीसरा ऑनलाइन डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। अब कौन सी कंपनी है जिसमें तीनों ऑप्शंस मौजूद हैं? अदर देन लिस्टेड में ये तीनों ऑप्शन मौजूद हैं, और लिस्टेड में एक ही ऑप्शन है। तो लिस्टेड कंपनी अपने तमाम शेयर होल्डर से पहले दिन से उनके बैंक अकाउंट्स लेके रखेगी। बाकी कंपनियां शेयर होल्डर्स को ये ऑप्शन देंगी कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग कंपनी आप बताओगे कि आपको कौन सा मॉड पसंद है। इवन एक शेयर होल्डर दरमियान में भी अगर अपना मॉड चेंज करना चाहे तो वो चेंज करके कंपनी को बता सकता है। तो जो ये डिविडेंड है ये शेयर होल्डर को दे सकते हैं, उसके कहने पे किसी और को दे सकते हैं, उसके पेइंग एजेंट को दे सकते हैं, उसके बैंक के पास भी जमा करा सकते हैं। वो कह सकते हैं ये मेरा बैंक पेइंग एजेंट है, ये बैंक के पास आप रखवा दें। वो कह सकते हैं मेरा सीडीसी में अकाउंट है, आप सीडीसी को पैसे दे दें, वो मेरे अकाउंट में डाल देंगे। तो शेयर होल्डर खुद से भी डिफाइन कर सकता है कि मेरे पैसे आपने इस तरह से मेरे तक ऑनलाइन, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मोड है ये सीडीसी को भी इलेक्ट्रॉनिक मोड कह देंगे, बैंक के अंदर जाने को भी इलेक्ट्रॉनिक मोड कह देंगे। एक पेइंग एजेंट के पास पैसा गया और उसने से पहुंचा दिया इलेक्ट्रॉनिकली तो भी वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में कवर हो जाएगा। ये बातें समझ आ रही हैं? फिर आप लोगों ने पढ़ा पेइंग एजेंट की डेफिनेशन। पेइंग एजेंट की दिखाएं डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन? पेइंग एजेंट का मतलब है एक बैंक या कोई भी अप्रूव पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। बैंक भी हो सकता है और हो सकता है इजी पैसा, ये भी तो एक अप्रूव पेमेंट का सिस्टम है। और आप लोग तो बल्कि माशाल्लाह से बिजनेस लॉ में तो पूरा कानून पढ़ के आ रहे हैं, डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम और इस तरह से। तो पेइंग एजेंट कोई बैंक हो सकता है, कोई भी और इस तरह का सिस्टम हो सकता है, या एक सेंट्रल डिपॉजिटरी, वो जो एक ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज है वो हो सकता है। अपॉइंटेड बाय कंपनी फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड डायरेक्टली इनटू डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट ऑफ एंटाइटल्ड शेयर होल्डर। अब कंपनी डिफाइन कर सकती है कि ठीक है जी ये सीडीसी है, सीडीसी को जितने लोग सीडीसी के अंदर हम सीडीसी को पैसे दे देंगे सीडीसी दे देगा। कंपनी वाले कह सकते हैं हबीब बैंक हमारा पेइंग एजेंट है, हम हबीब बैंक के पास सारा पैसा रखवा दिया करेंगे, फिर हबीब बैंक हमारे कहने पे जिस जिसको हम कहेंगे वो ऑनलाइन ट्रांसफर कर देगा। तो जिस तरह से आप एक एजेंट फॉर कलेक्शन बता सकते हैं, इसी तरह से कंपनी वाले एक एजेंट फॉर पेमेंट को भी वो कर सकते हैं। तो सीडीसी इसमें सबसे ज्यादा कॉमन होता है, और दूसरा जो कॉमन वो है वो बैंक होता है। Banks may not be required to appoint a paying agent and may itself assume its function and responsibility। इस जुमले का क्या मतलब हुआ? अगर मैं खुद एक बैंक हूँ और मैंने अपने डिविडेंड देने हैं तो फिर मुझे जरूरत नहीं है मैं पेइंग एजेंट अपॉइंट करूँ, मैं तो खुद बैंक हूँ, तो मैं वो बैंकिंग वाले काम अपने कर लूँ तो फिर मैं बगैर पेइंग एजेंट के भी काम चला सकता हूँ। तो जितना हमने कल पढ़ा था, इसके अलावा तो नहीं पढ़ा था कुछ? जितना हमने कल पढ़ा उसमें मुझे बताइए कोई सवाल? ऑल क्लियर? आगे पढ़ने के लिए बेकरार बेताब? पढ़ते हैं आगे। डिविडेंड, डिक्लेरेशन के 10 वर्किंग डेज के अंदर डिविडेंड डिक्लेरेशन के 10 वर्किंग डेज के अंदर शेयर होल्डर्स तक पहुंच जाना चाहिए। मैंने इससे पहले भी कभी डेज के साथ वर्किंग नहीं बोला और आज के बाद भी डेज के बाद कभी वर्किंग नहीं बोलूंगा। द ओनली टॉपिक एंड द ओनली एरिया जहां हम वर्किंग डेज बोल रहे हैं वो ये डिविडेंड का एरिया है। वर्किंग डेज
एक रेगुलेशन है जिसके छोटा सा एक पोर्शन हमारे सिलेबस में है, डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन की रेगुलेशन। वर्किंग डेज उसके मुताबिक उन दिनों को कहते हैं जब बैंक ओपन होता है। तो अगर 1 जुलाई को बैंक ऑफ हो या 1 दिसंबर को बैंक ऑफ हो या बैंक की अपनी कुछ ऑफिशियल हॉलीडेज हो या सैटरडे संडेज कॉमनली बैंक ऑफ हो, तो जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है उस दिन से अगले दिन से गिनती शुरू होगी। 1 2 3 4 अगले 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर, जो कि शायद एक्चुअल में 15-16 दिन हो, अगले 10 वर्किंग डेज, क्योंकि आप वर्किंग डेज में ही बैंक प्रोसेस करेगा ना, छुट्टी वाले दिन तो नहीं प्रोसेस करेगा। तो जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हो उसके 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर वो डिविडेंड पहुंचाया जाएगा शेयर होल्डर्स को। डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद ना इसको विदहोल्ड करना क्राइम है। अगर आपने लोगों को कह दिया ना कि तुम्हें डिविडेंड मिलने वाला है, उसके बाद अगर आप डिविडेंड रोक लेंगे तो ये उस बंदे के साथ बड़ा जुल्म है और लॉ को गुस्सा बड़ा है इस पर। डिविडेंड रोक लेना जुल्म क्यों है? फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्लॉट की पेमेंट करनी है, एक बंदा कहता है हाँ भाई ये प्लॉट है और ये तुमने खरीदना है, अगर खरीदना है तो बताओ कि इसकी टोटल कीमत है 70 लाख। आप कहते नहीं यार 70 लाख तो ज़रा मुश्किल है। उसने कहा अच्छा चलो 2 किस्तें कर लेते हैं। मीनवाइल अचानक से आपकी कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया, आपके बहुत ज़्यादा शेयर्स थे, पता लगा आपको 25 लाख डिविडेंड आने वाला है। उन्होंने अनाउंस किया एक दिन पहले, तब आपको पता है कि अगले 7 8 10 12 दिनों के अंदर आपको डिविडेंड आ जाएगा। आपने वो अगली पेमेंट वाले बंदे से कहा कि काम करते हैं, मैं तुम्हें आज इतने पैसे देता हूँ और 20 दिन बाद बकाया पैसे दे देता हूँ। आपने कॉन्ट्रैक्ट डील वगैरह कर लिया, अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं की तो पेनल्टी पड़ेगी, डबल अमाउंट की पेनल्टी पड़ जाएगी। और आपने ये क्लेम क्यों कर लिया कि मैं तुम्हें 20 दिन बाद पैसे दूंगा? कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है और कानून क्या है? 10 वर्किंग डेज में पहुंचा दो। तो अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने के 10 वर्किंग डेज में नहीं पहुंचा सकी लोगों तक, तो लॉ को बड़ा गुस्सा है कंपनी पे। वो कहते हैं जो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव है उसको 1 मिलियन फाइन। सॉरी 5 मिलियन, पहले 1 होता था। चीफ एग्जीक्यूटिव को, कंपनी नहीं कह रहा, पर्सनल फाइन, कंपनी के हेड को फाइन, कंपनी के कर्ता धर्ता को फाइन, डायरेक्टर्स के हेड को फाइन, 5 मिलियन का फाइन एंड या और 2 साल इम्प्रिजनमेंट। जी जो नुकसान हुआ है जाहिर है वो तो इसको पर्सनली पकड़ेगा, वो तो उसका और इसका जाती मामला है ना। इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कहा है कि इस बंदे ने जो जुर्म किया है वो कौम के साथ जुर्म किया है, तो 5 मिलियन तक लेस देन इक्वल टू 5 मिलियन फाइन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 2 साल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, दोनों भी हो सकते हैं। यानी मर्जी है अदालत की कि वो खाली इतना फाइन कर दे, मर्जी है खाली कैद कर दे, मर्जी है दोनों का कॉम्बिनेशन, मर्जी है पूरी अमाउंट पे, मर्जी है थोड़ी बहुत कम। इतने पे काफी नहीं है, 5 साल बैन। वो शख्स किसी कंपनी का डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं लग सकता अगले 5 साल तक। लॉ को इतना शदीद गुस्सा है कि एक कंपनी का एक हेड लेवल पे बंदा बैठा है, पूरी कंपनी के पूरे साल के एंड पे जो फाइनल आउटपुट उसने देनी थी वो डिविडेंड था, जिसका शेयर होल्डर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और आपने अनाउंस भी कर दिया, डिक्लेयर भी कर दिया, और फिर लोगों को ड्यू टाइम में नहीं पहुंचाया, तो मिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव को 5 मिलियन तक फाइन, 2 साल तक की कैद और 5 साल का बैन। 5 साल का बैन हमेशा लगेगा। इन 2 में ऑप्शंस हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों की मिक्सिंग भी हो सकती है, ये इतना भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन ये 5 का मतलब एब्सोल्यूट 5, और ये 5 हमेशा होगा। यानी इसका मतलब 2 चीजें हो गई, दिस प्लस दिस। तो ये 5 साल का बैन तो लगेगा ही लगेगा, जुर्माना कम ज़्यादा हो सकता है, 5 मिलियन तक ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है, कैद भी थोड़ी बहुत कम हो सकती है, दोनों की मिक्सिंग भी हो सकती है। तो इसमें थोड़ा बहुत एफ एन बट है, लेकिन ये जो नीचे वाली चीज़ है 5 साल का बैन होगा, वो किसी कंपनी का डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं लग सकेगा। अगर डिक्लेरेशन के बाद प्रॉफिट किसी वजह से खर्च हो जाए, देखें डिक्लेयर क्यों किया प्रॉफिट और डिविडेंड, कब डिक्लेयर किया होगा?
ईयर एंड के बाद एक एजीएम हुई होगी, एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर किया होगा, तो इनके पास रखा हुआ प्रॉफिट होगा, इनके पास साल की परफॉर्मेंस होगी, इन्होंने कह दिया हम डिविडेंड दे रहे हैं। अब अगर उसके बाद ये अपना रिजर्व उठा के कोई बिल्डिंग खरीद लें, कोई और चीज़, तो शेयर होल्डर का क्या कसूर? शेयर होल्डर को तो साल के, हमने कहा था रिटेन अर्निंग से नहीं देना, साल के प्रॉफिट्स में से देना है। अब उसके साल के प्रॉफिट्स पे अगर आपने डाका मार लिया और अनाउंस करने के बाद जब उसकी एक एक्सपेक्टेशन डेवलप हो गई थी, उसके बाद आपने वापस किया, तो चीफ एग्जीक्यूटिव जो हेड है उसको पर्सनल फाइन, इसलिए पर्सनल फाइन किया कि फिर ये कोशिश करेगा कि एक ऐसा सिंगल केस भी सामने ना आए जिसमें बंदे को 10 वर्किंग डेज में डिविडेंड ना मिला। जी, जो अफेक्टेड पर्सन है जाहिर है वो कंपनी से आके कहेगा आपने मेरे साथ जुल्म किया, कंपनी के ऊपर केस करेगा, फिर वो वाला केस इस तक कैसे पहुंचेगा वो एक अलग दुनिया है। वो सिविल लॉ जो आप लोग इससे पहले बिजनेस लॉ में पढ़ते आए हैं कि एक बंदे ने दूसरे का नुकसान कर दिया, ये इस वक्त क्रिमिनल बात हो रही है, इसने क्राइम किया है, इसने एक कंपनी का सीईओ होने के बावजूद उस कंपनी के मैस लेवल के जो शेयर होल्डर्स थे उनके साथ नाइंसाफी की है। ये तो एक केस हमें पता लग गया कि इस बंदे की पेमेंट का मसला, पता नहीं कितने लोगों के साथ कितनी बुरी हुई होगी। तो फाइन समझ आया जी। किसी भी किस्म का डिविडेंड इंटरम हो या फाइनल हो, डिक्लेरेशन के 10 वर्किंग डेज के अंदर पहुंचाना वाजिब है, और नहीं पहुंचाएंगे तो इस तरह की सजाएं। लेकिन हो सकता है कोई जेन्युइन सिचुएशन हो, तो लॉ ने कुछ एक्सेप्शंस भी दी हैं, थोड़ी सी गुंजाइश निकाली है लॉ ने। उसने कहा जेन्युइन सिचुएशन अगर आ जाए जी अगेन मैं उन्हीं जेन्युइन सिचुएशंस की तरफ आ रहा हूँ कि व्हाट आर द जेन्युइन सिचुएशंस जहाँ पे आपको एग्जम्पशन मिल सकती है। अगर मिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेरेशन के 45 डेज के अंदर एसईसीपी के पास पहुंच जाए और एसईसीपी को कन्विंस कर दे एविडेंस के साथ कि उसका कसूर नहीं है। लॉ ने कुछ रीजंस बताई हैं। क्या रीज़न? एक उन्होंने कहा है कि अगर डिविडेंड के रिसीव करने के राइट में कोई कन्फ्लिक्ट हो, एक बाप से बच्चों को शेयर ट्रांसफर हुए और बच्चों का भी आपस में झगड़ा चल रहा है कि ये शेयर किसके हैं, और ऐसे में एक डाकिया दरवाज़ा खोल के वहाँ पे कहे मुबारक को आपका 12 लाख रुपए का डिविडेंड आया इन शेयर्स पे, वो तो पहले ही एक दूसरे की जान लेने की तरफ पे थे। तो अगर तो ये साबित कर दे कि देयर वाज सम केसेस जहाँ डिविडेंड को रिसीव करने के राइट में डिस्प्यूट था, हमने इसलिए डिविडेंड नहीं दिया, अलाउड है। अगर ये साबित कर दें कि उस बंदे ने कंपनी के पैसे देने थे, कंपनी से मेमोरेंडम की कॉपी निकलवाई और पैसे दिए बगैर भाग गया, अब कंपनी ने उसका डिविडेंड देना था, कंपनी ने होल्ड कर लिया, तो दिस इज अनदर जेन्युइन सिचुएशन कि इस तरह का मामला। फिर कोई ऑपरेशन ऑफ लॉ हो, अगर डिविडेंड वारंट और चेक लेके बंदा जो है वो लाहौर की हदूद में दाखिल होने लगा, तो उसे बताया गया क्या बात करते हो, फ्राइडे का दिन है, लॉन्ग मार्च शुरू हो चुकी है, गवर्नमेंट ने दफ़ा 144 लगा दी है, शहर के इर्द गिर्द कंटेनर लगा दिए हैं, 5 दिन तक शहर में दाखिला ममनू है। वर्किंग डेज तो गुजरे जा रहे हैं, लेकिन क्या कंपनी का कसूर है? एक कानून ऐसा आ गया जिस कानून ने रोक दिया। तो तीसरी केस ये है कि अगर आपको कोई ऑपरेशन ऑफ लॉ हो, अगर कोई कानूनी नुक्ता हो ऐसा जिसके अंदर आप डिविडेंड नहीं दे पा रहे, देन एक और केस भी हो सकता है, शेयर होल्डर ने अजीबोगरीब सी डायरेक्शंस दी हैं जिनको कंप्लाई करना आसान नहीं था। शेयर होल्डर ने कहा जी वो आपने बैंक को डिविडेंड नहीं देना, वहाँ से मैंने अकाउंट खत्म करवा लिया है। अच्छा, फिर डिविडेंड किस तरह से देना है? वो मेरे एड्रेस पे भी नहीं भेजना आपने। क्यों? मैंने वो जगह छोड़ दी है, मैं अब हॉस्टल में रहता हूँ एक। तो अब आपने करना ये है कि आपने बरकत मार्केट पहुँचना है, बरकत मार्केट में एक बड़ा मशहूर दही बल्ले वाला है, किसी से भी पूछ लेना है, वहाँ तक आप पहुँचें, वहाँ से आगे जाके सीधे हाथ पे चौथी गली में उल्टे हाथ पे 5वां मकान, वहाँ जाके आपने अच्छू फेरी वाले का पूछना है। अच्छू फेरी वाला आपको जो है वो चलते चलते मेरे हॉस्टल तक ले आएगा। उस हॉस्टल में आपने ग्राउंड नहीं, तीसरे फ्लोर पे आके काले रंग का दरवाज़ा सर्च करना है, उस पर खटका करना है और दरवाजे के बाहर पैसे रख के चले जाना है। अब अगर शेयर होल्डर ने को बहुत ही अजीबोगरीब सी डायरेक्शन दी है, लॉ ये कहता है कि शेयर होल्डर का डायरेक्शन दे तो आप उसका ख्याल करें, कोशिश करें, लेकिन शेयर होल्डर ने अजीबोगरीब डायरेक्शंस दी हैं और वो डायरेक्शंस कंप्लाई नहीं हो सकती, तो दिस कैन बी वन ऑफ द एक्सक्यूज कि आप कहेंगे जी उसने तो हमें बड़ी अजीब सी डायरेक्शन दी थी, मुश्किल बात थी, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम उसको टाइम से नहीं पहुंचा सके। तो 4 रीजंस क्या हुई? डिविडेंड की रिसीट में कंफ्यूजन है, कोई लॉ आ गया है, देन शेयर होल्डर ने कंपनी के पैसे देने थे, और चौथा शेयर होल्डर ने अजीबोगरीब सी डायरेक्शन दी जो कंप्लाई नहीं हो सकती, और 5वीं मेरी सबसे नापसंदीदा रीज़न, एनी अदर रीज़न,
एनी अदर रीजन वेयर डिफॉल्ट वाज नॉट ऑन पार्ट ऑफ कंपनी, कोई भी और रीजन जहां आप साबित कर दें, जैसे उन्होंने कहा बैंक का सिस्टम खराब हो गया था, अब वो इनमें तो नहीं आ रहा इन रीजंस में, तो कोई भी और रीजन जहां समझ आ जाए कि डिविडेंड वारंट का ना पहुंचना या डिविडेंड, भाई डाकिया को दिया था, डाकिया मर गया, अब कंपनी का तो कोई कसूर नहीं, डाकिया रास्ते में जाते जाते वो डिविडेंड वारंट समेत फौत हो गया, सैलाब आ गया, कोई भी और रीजन है। इसलिए उन्होंने 5वां मार्जिन दिया है कि अगर एसईसीपी के इत्मीनान के लिए आप कोई जस्ट एंड इक्विटेबल रीजन दें, पुराने जमाने में इसके अल्फाज ज्यादा मजे के थे, वो कहते थे एनी अदर रीजन जस्ट एंड इक्विटेबल, कोई भी और रीजन जो एसईसीपी को मुनासिब लगे, तो आप एसईसीपी को जाके एक बड़ी सी रीजन देंगे, एसईसीपी अगर वो रीजन ना माने तो वो कहेंगे नहीं ये जस्ट रीजन तो है, इक्विटेबल नहीं है, रीजन जस्ट एंड इक्विटेबल होनी चाहिए, तो आप मजीद रीजन पकड़ाएंगे, तो अगर वो सारी रीजंस के बाद वो मुतमईन हो जाते हैं तो फिर वो आपको इजाज़त दे देंगे। तो इसलिए उन्होंने ये 5वां पॉइंट जो है ना वो अपने लिए रखा है, कोई भी मतलब कोई भी भारी रीज़न, ज़रूरी थोड़ी कि हम उसको इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव वे में बयान करें, तो कोई भी जस्ट एंड इक्विटेबल रीज़न जहां आप साबित कर दें कि डिविडेंड का ना पहुंचना या ना पोस्ट होना या डिविडेंड उस बंदे तक ना पहुंचना हमारा कसूर नहीं है, कंपनी के एंड पे मिस्टेक नहीं है। तो अगर इन 5 में से कोई एक बात बता के आप एक्सक्यूज ले लेते हैं एसईसीपी से, देन यू आर अलाउड कि आप ये डिले कर सकते हैं। यहां तक बात समझ आई? लगे हाथों एक दफा ये वाली बात तो तेजी से इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, फिर आगे टेक्निकल डिस्कशन की तरफ आते हैं। पेनल्टी फॉर डिले इन पेमेंट मोर देन डेज स्पेसिफाइड बाय एसईसीपी, एसईसीपी ने जो दिन स्पेसिफाई किए हैं उससे अगर ज़्यादा हो जाए तो एनी वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग पेनल्टीज, 5 मिलियन तक फाइन और 2 साल तक की कैद। और दूसरा पॉइंट क्या है, इनएलिजिबल टू बिकम डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एनी कंपनी फॉर नेक्स्ट, ये बात समझ आई? देन हमने कहा कि circumstances in which delay in payment shall not be an offense. In following cases, company may withhold dividend after obtaining prior approval of SCCP within 45 days of declaration. Declaration के 45 दिनों में अब आप देखें पेमेंट कब करनी है और इजाज़त कब लेनी है। इसका मतलब है कि आप वो टाइम गुजार भी दें तो भी आपके पास मार्जिन मौजूद है कि आप जाके SCCP से इजाज़त ले लें। अगर डिविडेंड ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ नहीं दिया जा सका, कोई कानून नाफिज था, किसी कानून ने मना कर दिया था कि पेमेंट्स नहीं होंगी, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, उस वजह से पेमेंट नहीं हुई, शेयर होल्डर हैज गिवन इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड सच इंस्ट्रक्शंस कैन नॉट बी फॉलोड, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस दे दी जिनको आप फॉलो नहीं कर सकते थे। देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग रिसीट ऑफ डिविडेंड, झगड़ा चल रहा है कि कौन डिविडेंड रिसीव करेगा, लोगों का आपस में फटा है, हमें यही नहीं पता कि टाइटल किसका है, ओनरशिप किसकी है। कंपनी हैज विदहेल्ड द पेमेंट ऑफ डिविडेंड अगेंस्ट एनी सम रिकवरेबल फ्रॉम शेयर होल्डर, शेयर होल्डर से कुछ पैसे आने थे, कंपनी ने उसकी वजह से उसका डिविडेंड विदहोल्ड कर लिया। ये आखिरी वाली, इफ नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड या नॉन पोस्टिंग ऑफ वारंट वाज नॉट ड्यू टू एनी डिफेक्ट ऑन एनी डिफॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ कंपनी। उसके अलावा उन्होंने कह दिया अगर एसईसीपी भी आपको कुछ रीजंस बता दे तो आप डिविडेंड विदहोल्ड कर सकते हैं। जैसे एसईसीपी ने कहा है कि डिविडेंड वारंट उसको नहीं जाएगा जिसने एनआईसी की कॉपी जमा ना कराई हो, जिसने बैंक की ये चीज़ ना जमा कराई हो आपने उसको डिविडेंड नहीं भेजना। और आगे इनका इरादा ये है कि वो कह दें कि जिसका आपके पास टैक्स सर्टिफिकेट ना हो, जिसका एनटीएन आपके पास ना, उसको डिविडेंड नहीं देना। तो अभी तो उन्होंने टैक्स और नॉन टैक्स पेयर्स दोनों के लिए स्लैब अलग अलग बनाए हुए हैं डिविडेंड विदहोल्डिंग के। अदरवाइज उन्होंने यहाँ पे एक जुमला लिख दिया कि कंपनी में ऑल्सो विदहेल्ड डिविडेंड ऑफ मेंबर वेयर ही हैज नॉट प्रोवाइडेड द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट एज स्पेसिफाइड बाय। तो एसईसीपी अगर कुछ डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई कर दे कि ये लेना जरूरी है और अगर ये इन्फॉर्मेशन ना दी तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, तो आप होल्ड कर सकते हैं। डन। अब मेरे ख्याल में इतने सीनियर बच्चों को ये बताना तो बड़ी अजीब सी बात होगी कि इंटरिम डिविडेंड क्या होता है और फाइनल क्या होता है। तो इतने सीनियर बच्चों से ये पूछना अजीब सी बात नहीं होगी कि ये क्या होता है, ये इंटरिम डिविडेंड क्या होता है। साल के बीच में अनाउंस होता है और बीच में ही दे दिया जाता है, और फाइनल डिविडेंड साल के एंड पे अनाउंस होता है। एंड से क्या मुराद होता है? एजीएम 30 जून पे नहीं होता, 30 जून के बाद जो हमारी एजीएम आएगी जिसमें हम एनुअल अकाउंट्स रखेंगे उसमें ये सामने रखा जाएगा। अब सवाल ये कि मैंने कहा डिक्लेरेशन के 10 वर्किंग डेज में कर दें, सवाल ये कि डिक्लेरेशन किसे कहेंगे? अगर फाइनल डिविडेंड है तो फाइनल डिविडेंड कहां प्रूव होता है?
एजीएम मेंबर्स की मीटिंग है। फाइनल डिविडेंड के बारे में रूल ये है कि इसको रिकमेंड करेंगे डायरेक्टर्स, लेकिन इसका फाइनल अप्रूवल कौन देगा? शेयर होल्डर्स। यानी डायरेक्टर्स कहेंगे हमारा ख्याल ये है कि कंपनी के इतने प्रॉफिट्स की मद में इतना डिविडेंड होना चाहिए। मेंबर्स को अगर वो बात पसंद आई तो वो ओके कर देंगे, अगर ना पसंद आई तो मेंबर्स को लॉ ने बहुत मजे का पावर दिया है, अगर मेंबर्स को डिविडेंड अच्छा नहीं लगा तो वो उसे कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। तो बड़ा मजे का रूल है कि डायरेक्टर्स डिविडेंड रिकमेंड करेंगे और मेंबर्स चाहें तो उस डिविडेंड को अप्रूव कर दें या कैंसिल कर दें, या अगर उन्हें ज्यादा लग रहा हो तो कम कर दें। तो मेंबर्स के पास बड़ी खुली ऑप्शन मौजूद है कि अगर उन्हें डिविडेंड अच्छा नहीं लग रहा तो वो उसे जितना मर्जी कम करना चाहें, इवन जीरो कहना चाहें वो कर सकते हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि फाइनल डिविडेंड जो है वो रिकमेंड करते हैं डायरेक्टर्स, और अप्रूव कौन करता है? शेयर होल्डर्स। तो जिस दिन वो शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया, मेंबर्स ने अप्रूव किया, ये है डेट ऑफ डिक्लेरेशन। यानी अगर आप मेरे से पूछेंगे जी फाइनल डिविडेंड की डेट ऑफ डिक्लेरेशन क्या है, तो मैं आपसे कहूंगा फाइनल डिविडेंड की डेट ऑफ डिक्लेरेशन है एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। जिस दिन वो अनाउंस हुआ कि हाँ भाई हम इतना डिविडेंड देने लगे हैं, यहां से 10 वर्किंग डेज का सफर शुरू होगा। और इंटरिम डिविडेंड कौन करता है भला? इंटरिम डिविडेंड में मेंबर्स का कोई रोल होता है? नहीं। इंटरिम साल के बीच में आता है। इसके बारे में हम लिखते हैं कि रिकमेंडेड एंड अप्रूव बाय डायरेक्टर्स। तो अब अगर आप पूछेंगे कि इसमें डेट ऑफ डिक्लेरेशन क्या है, तो मैं आपसे कहूंगा डायरेक्टर्स की वो मीटिंग जिसमें उन्होंने इंटरिम डिविडेंड दिया, डायरेक्टर्स की मीटिंग, जिसको हम बोर्ड मीटिंग भी कहते हैं। ये डिस्कशन हो रही है डेट ऑफ डिक्लेरेशन पे। फाइनल डिविडेंड और फाइनल कब आता है? साल के एंड पे। इंटरिम कब आता है? तो अचानक से जो डिविडेंड आएगा वो इन दोनों में से कौन सा होगा? इंटरिम होगा। फाइनल तो हमेशा उसने अपने ड्यू टाइम पे आना है। तो इंटरिम डिविडेंड अगर अचानक से आएगा तो कितनी अजीब सी बात होगी। एक बंदे ने आज शेयर बेचे होंगे, शाम को कंपनी अनाउंस कर देगी इंटरिम डिविडेंड। वो पहुंच जाएगा पिछले बंदे से लड़ने के लिए, कहेगा मेरे शेयर वापस करो, वो कहेगा मैं वापस नहीं करता। अच्छा, कंपनी के रजिस्टर पे अभी पुराने बंदे का नाम लिखा हुआ होगा, अब ये झगड़ा चल पड़ेगा कि वहाँ नाम कब शिफ्ट हुआ था, किस तरह से नहीं। तो इंटरिम डिविडेंड में ना इस तरह की खिचड़ी कई दफ़ा हो जाती है। तो इंटरिम डिविडेंड में अक्सर कंपनियां एक ऑप्शन यूज़ करती हैं, उसको हम कहते हैं बुक क्लोजर। पता नहीं अकाउंटिंग में आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है नहीं पढ़ी? ये नहीं पढ़ा, शायद किसी सवाल में लिखा हो बुक क्लोजर कितने दिनों में, नहीं चले, कुछ तो मेरे ज़िम्मे आना ही था। बुक क्लोजर आप क्या करते हैं, आप डिविडेंड की एंटाइटलमेंट देखने के लिए या कोई भी एंटाइटलमेंट देखने के लिए कुछ दिन के लिए बुक्स बंद कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आज 1 मई है और आपने कहा कि हम अपनी बुक्स बंद करने लगे हैं, हम 10 मई से लेके 18 मई तक अपनी बुक्स बंद रखेंगे। इस दौरान हम अपने पास डिविडेंड की कैलकुलेशन करेंगे। इस दौरान अगर किसी ने भी शेयर ट्रांसफर करवाया तो हम उसका नाम रजिस्टर में नहीं डालेंगे, जिसका नाम 10 मई को रजिस्टर पे आ रहा है हम उसको डिविडेंड देंगे। आपने 1 मई को अनाउंस कर दिया कि 10 मई को हम अपनी बुक्स बंद करने लगे हैं और हम हिसाब किताब करेंगे, तो जो 10 मई तक अपना इंदराज रजिस्टर में कला रहेगा उसको मिल जाएगा डिविडेंड। तो बुक क्लोजर क्यों किया जाता है? कई दफ़ा आपने अगर मेंबर्स को खत भेजने हैं, राइट शेयर्स देने हैं, बोनस शेयर्स देने हैं, इस तरह के मुख्तलिफ कामों के लिए आप अपनी बुक्स बंद करते हैं। बुक्स बंद करने का मतलब है कि एक पीरियड डिफाइन कर लेते हैं कि इस दौरान अगर कोई नए मेंबर आए या कोई छोड़ के गए, हम अपना रजिस्टर चेंज नहीं करेंगे। जैसे ही 18 तारीख गुजरेगी उस दौरान आए हुए जितने भी एप्लीकेशन आप उन्हें प्रोसेस कर लेंगे। क्यों ज़रूरी है इस तरह से बुक्स को बंद करना? झगड़ा ना हो, एक खास टाइम डिफाइन हो जाए। जैसे कॉलेज वाले नहीं कहते इस वक्त तक अपनी एप्लीकेशन जमा करा दें, आपकी टीम रजिस्टर हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है उन्होंने टीम रजिस्टर होने के बाद उन टीम्स के आपस में मैचेस प्लान करने हैं, कुछ और चीज़ें। तो अगर कंपनी ये नहीं करेगी तो कंपनी में तो हर वक्त, हर मिनट, हर घंटे में ट्रांजेक्शन हो रही होती है। तो इसलिए कंपनियां कभी कभी क्या करती हैं, वो बुक क्लोजर अनाउंस कर देते हैं। तो अगर इंटरिम डिविडेंड हो, अगर इंटरिम डिविडेंड हो विद बुक क्लोजर नोटिस, अगर इंटरिम डिविडेंड हो, बुक क्लोजर भी हो, तो अब डेट ऑफ डिक्लेरेशन डायरेक्टर्स की मीटिंग नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर्स की मीटिंग ने तो 1 मई को कहा होगा कि हम डिविडेंड देने लगे हैं, बट तारीख क्या दे दी होगी आपको?
कि 10 मई को हम अपनी बुक्स बंद करेंगे और 10 मई वाले लोगों को डिविडेंड देंगे, तो अब असूलन डेट ऑफ डिक्लेरेशन 10 मई होना चाहिए। यानी मैं यहां लिखूंगा डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर, डेट ऑफ कमेंसमेंट, कमेंसमेंट मतलब क्या होता है, ऑफ बुक क्लोजर। अब अगर आपसे कोई पूछे कि जी ये डेट ऑफ डिक्लेरेशन कैसे कहते हैं, आप कहेंगे भाई पहले बताओ डिविडेंड कौन सा वाला, फाइनल वाला या इंटरिम वाला। अगर फाइनल वाला मसला कोई नहीं, एजीएम जिस दिन वो डिविडेंड अप्रूव हुआ है वो है डेट ऑफ डिक्लेरेशन, वहां से 10 वर्किंग डेज काउंट कर लो। वो कहे अच्छा नहीं जी इंटरिम डिविडेंड में बताओ, तो उससे पूछो 1 मिनट बुक क्लोजर है या नहीं है, उसने कहा नहीं है, आपने कहा मसला कोई नहीं, जिस दिन डायरेक्टर्स ने उसे ओके किया है वो है डेट ऑफ डिक्लेरेशन, और वो कहे बुक क्लोजर भी था, तो फिर आप कहें ओके बुक क्लोजर का जो स्टार्टिंग डेट है वो डेट ऑफ डिक्लेरेशन है, वहां से 10 दिन काउंट कर लो। ये बात समझ आ रही है। बुक क्लोजर क्या है ये समझ आया, कंपनी अपनी बुक्स बंद करती है तो साल भर में कंपनी को लॉ ने इजाजत दी हुई है कि आप पूरे साल में कोई से 30 दिन टोटल आप ऐसे रख सकते हैं जिसमें आपकी बुक्स बंद हो। आपने डिविडेंड देना था, आपने 7 दिन के लिए बुक्स बंद कर दी, आपने राइट शेयर्स देने थे, आपने 5 दिन के लिए बुक्स बंद कर दी, आपने फलाना काम करना था, आपने 11 दिन के लिए बुक्स बंद कर दी। पूरे साल में 30 दिन तक आप बुक्स बंद रख सकते हैं, स्पेशल परमिशन लेके आप इस 30 को 45 तक भी ले जा सकते हैं। बुक क्लोजर के दौरान जो भी शेयर ट्रांसफर वगैरह रिक्वेस्ट है आप उसे प्रोसेस नहीं करेंगे, और बुक क्लोजर के लिए कम से कम लोगों को 7 दिन पहले बताएंगे कि हम बुक्स बंद करने वाले हैं। जैसे हमने यकम को बताया ना, कम से कम लोगों को रिस्पॉन्स टाइम दें और वो अपने आप को जिस तरह से जिसने भी रजिस्टर में ऐड करवाना है माइनस करवाना है वो उसको ऐड माइनस करवा ले। तो बुक क्लोजर के साथ डेट ऑफ डिक्लेरेशन बदल जाती है। क्या ये सारी बात समझ आ रही है? कोई माइनस क्यों करवाएगा? जब उसे पता लग रहा है डिविडेंड मिल रहा है तो हो सकता है इन्वेस्टर उसे कहे कि यार अब इन शेयर्स पे डिविडेंड तो मिल रहा है, मेरे से इतने इजाफी पैसे ले लो, अभी मुझे शेयर दे दो, मैं बाद में डिविडेंड ले लूंगा, तुम अपनी पेमेंट तो करो प्लॉट की। इससे फायदा ये होगा कि वो उसको पहले से ही पता लग जाएगा हर बंदे को, और जिसने उसमें ऐड होना है जिसमें उसमें से निकलना है वापस में एडजस्ट कर लेंगे। जी अगेन जब मीटिंग में अप्रूवल होती है तो सिंपल मेजोरिटी से होती है, जब तक लॉ खुद से स्पेशल रेजोल्यूशन ना बोलते ना तो सिंपल मेजोरिटी काउंट करते हैं, और सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है आधे से ज़्यादा। तो मीटिंग में अगर आधे से ज़्यादा लोगों को अच्छा नहीं लगा फाइनल डिविडेंड, उनका मज़ा नहीं आया, ये तो बहुत ज़्यादा है, और उसे कम कर दे तो वो कम हो जाएगा। इंग्लिश देख लेते हैं जल्दी जल्दी ताकि फाइनल डिविडेंड प्रोपोज बाय डायरेक्टर एंड अप्रूव बाय मेंबर इन मेंबर मे रिड्यूस एक्सेप्ट और रिजेक्ट दिस प्रोपोज डिविडेंड लेकिन कैन नॉट रिजॉल्व, ये डिसीजन नहीं दे सकते टू इंक्रीज द अमाउंट प्रोपोज बाय डायरेक्टर। ये स्लाइड पुरानी है, यहाँ पे 10 पेड विद इन 10 वर्किंग डेज ऑफ डिक्लेरेशन। ये लॉ बार बार बदलता रहता है, करंटली ये 10 दिन है, आपके पास 10 दिन आ रहे होंगे अगर नई किताब है आपके पास, पिछले सेशन की किताब में 15 दिन थे। इंटरिम डिविडेंड डायरेक्टर में प्रोपोज एंड पे इंटरिम डिविडेंड बिफोर एंड ऑफ ईयर, मस्ट बी पेड विद इन 10 वर्किंग डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर अगर बुक क्लोजर हुई है, और डायरेक्टर्स मीटिंग ये बुक्स वर नॉट क्लोज फॉर दिस पर्पस। नहीं, हम हमेशा अगले दिन से गिनती शुरू करते हैं, ये लॉ में हमेशा ध्यान में रखना है। अगर मैं कहूँगा ना कम से कम 21 दिन का नोटिस, तो आज से अगले दिन को मैं पहला दिन काउंट कर रहा हूँ, तो हमेशा नेक्स्ट डे से काउंटिंग शुरू होती है। ये बात समझ आई? नीचे एक छोटी सी बात है कि लिस्टेड कंपनी इंश्योर करेंगे कि बुक क्लोजर कम से कम 15 दिनों के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाए। जब उन्होंने कह दिया कि इंटरिम डिविडेंड विद बुक क्लोजर का डिक्लेरेशन कब शुरू होगा, तो बड़े चालाक हो, इंटरिम डिविडेंड के अनाउंसमेंट करें और कहें 3 महीने बाद हम बुक्स बंद करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये मजाक नहीं करना, लिस्टेड कंपनी ने कम से कम 15 दिन के अंदर अंदर फिर बुक्स बंद कर भी देनी है, क्योंकि अब टाइम हमने ये कह दिया ना कि इंटरिम डिविडेंड विद बुक क्लोजर में टाइम कहाँ से शुरू होगा। तो लिस्टेड कंपनियों को पाबंद कर दिया कि आपने अप्रूवल ऑफ डिविडेंड के 15 दिनों में लाजमी बुक्स क्लोजर करना है अगर आपका इरादा है तो। ये बात समझ आई? छोटा सा पॉइंट था। देन बुक क्लोजर के यहाँ पे पीछे एक, व्हाट इज बुक क्लोजर? क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर या डिबेंचर होल्डर मीन्स अ टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच अ कंपनी विल नॉट हैंडल रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर शेयर। ये लाइन समझ आ रही है? दिस इज डन टू आइडेंटिफाई कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग विच मेंबर और डिबेंचर होल्डर विल रिसीव नोटिस और डिविडेंड। एक कट ऑफ डेट आइडेंटिफाई कर देंगे, 10 तारीख पे कट लगा दिया कि अब 10
को जो लोग होंगे उनको मिलेगा डिविडेंड, ना उससे पीछे वालों को ना उससे बाद वालों को। ये जुमला समझ आया? कंपनी में बाय गिविंग एटलीस्ट 7 days नोटिस क्लोज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, कम से कम 7 दिन का नोटिस देके रजिस्टर को बंद कर सकते हैं। इट कैन बी क्लोज फॉर एनी डेज नॉट एक्सीडिंग इन होल 30 days इन ईच ईयर। ये कितने भी दिन के लिए बंद करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन पूरे साल में 30 दिन से ऊपर नहीं होना चाहिए। एसईसीपी कंपनी की एप्लीकेशन पे 30 दिन के टाइम को फर्दर 15 दिन बढ़ा के 45 दिन भी कर सकता है। लिस्टेड कंपनी ने बुक क्लोजर का नोटिस इंग्लिश और उर्दू अखबार में भी देना है, और कोई भी कॉन्ट्रावेंशन हो तो लेवल 2, किताब की उन बड़ी कम जगहों में से जहां लेवल 2 पेनल्टी है। ठीक है, तो आपने मैंने आपको बताया था कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अलग अलग पेनल्टीज होती हैं। लेवल 1 सबसे ज़्यादा होती है, तो रादर देन कि आप सारी पेनल्टीज याद करें, जहां जहां लेवल 2 और 3 नजर आए उसको अलग से याद कर लें, पेपर में भूल जाए और वो उन 2-3 में से ना हो तो लेवल 1 पेनल्टी लग जाए। बात समझ आई? तो डिविडेंड से रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्टिव डिस्कशन हम लोगों ने की। तो जो चैप्टर में छोटी छोटी सी चीज़ें बीच में बची हुई थी उनको हमने कवर किया। अब आप इसे अच्छी तरह से देखें, न सिर्फ जो आज पढ़ा उसे देखें, पिछले वाले को भी देखें। कंप्लीट डिविडेंड के अंदर कल अच्छी तरह से आपके सवाल जवाब वगैरह देखेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला हम आगे चलेंगे। डन? इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।